हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक्स के साथ। मैं हूं राजेश और मैं हूं डॉक्टर देव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है जब एक अकेला सिख खालिस्तानियों के आगे डट कर खड़ा हो गया। हाँ, ये जो बोलते हैं ना, मेरे को वो पूरा का पूरा डायलॉग याद नहीं है। मतलब ये उसमें एक छोटी सी चीज याद है। मतलब एक सिख 100 के बराबर वाला जो डायलॉग है, वो मेरे को प्रॉपर याद नहीं, बट ये बात कहीं ना कहीं मेरे को अभी सही लग रही है। और सिख जो हमारे भाई है, पंजाबी जो भाई है, वो हकीकत में 100% मैं बोल सकता हूँ कि वो निडर बहुत होते हैं, ताकतवर भी होते हैं और देश को प्यार भी अच्छे से बहुत ही करते हैं। लेकिन ये जो कुछ पंजाबी और उनमें से जो खालिस्तानी में रूपांतरित हुए हैं, पाकिस्तान का साथ लेके, घटिया पाकिस्तान का साथ लेके अब देश को गाली दे रहे, देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मतलब ये सिख मेरे को लग रहा है यही है जो सबको खत्म कर सकते हैं। लेकिन इन जो खालिस्तान है उसको भी खत्म करना जरूरी है। लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है, इन खालिस्तान को खत्म करने के लिए इंडिया को कुछ नहीं करना पड़ेगा, पाकिस्तान ही खत्म कर देगा, क्योंकि उसको ग्रे लिस्ट में से बाहर निकलना है, जो मोदी जी उसको कभी नहीं निकलने देंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इन खालिस्तानियों को, जो मैं बोलता हूँ, खोतिस्तानियों के विरोध में बोलता रहता हूँ, क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं। ये लोग हिंदुस्तान से जुर्म करके अब बाकी आके सैलम लिया और आज तक क्राइम कर रहे हैं। बच्चों को वही सिखाया है कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने। लेकिन उसके बाद कुछ आहिस्ता आहिस्ता से उनके जो शोल्डर्स थे वो डाउन होना शुरू हुए। क्या वजह थी? यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फाइव आइज जो कहते हैं जिनको, उनकी वजह से, या फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था या है जिसकी वजह से उनको लगा कि यार ब्लंडर हो गया। लेकिन इसी में से एक खबर ये है कि इंडिया की रिकॉर्ड ब्रेकिंग यूनिवर्सिटीज इस मर्तबा शामिल हुई हैं। यानी इंडिया की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं, जो कि 91 है इनकी तादाद। और इंडिया ने इस सिलसिले में चाइना को बीट कर दिया। इसको था कि मैं इनके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, भारत वाले बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले हमारा यहाँ पर बोलने का रिवाज ही नहीं था। ये तो उन्होंने कभी अपने सपने में सोचा नहीं था कि भारत एक ऐसा रिएक्शन देगा भी। भाई उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि प्रूफ दिखा। अब प्रूफ उसके पास है नहीं। अभी ये खबर आज के अखबारात में पढ़ी ही जा रही थी और पूरा पाकिस्तान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियां मना रहा था कि पाकिस्तान में एक के बाद एक जगहों से दहशतगर्दी के हमलों की खबरें आने लगी। ऊपर से हमने वीजे कैंसिल कर, कैनेडियंस के वीजे। कभी ये अपने सपने में सोच नहीं सकते थे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री, कनाडा वाले सोचते हैं अपने आप को, एक डेवलपिंग कंट्री हमारे कंट्री का वीजा बंद कर दे। ऊपर से हम FATF में चले गए सर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। कनाडा के बाद अब ब्रिटेन खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। भारतीय उच्चायुक्त को ग्लासगो गुरुद्वारे से वापस लौटने के लिए मजबूर करने के बाद अब एक ब्रिटिश सिख को खालिस्तानियों ने धमकी दी है। वह इस ब्रिटिश सिख के घर आए और तोड़फोड़ की, उसकी कार पर गोलियां तक चलाई। हरमन कपूर और उनके परिवार को खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा हिंसा और बलात्कार की लगातार धमकियां मिलती रही हैं। उनका एकमात्र दोष है कि वह हिंसक खालिस्तानी विचारधारा का विरोध करते हैं और सिख गुरुओं की सच्ची शिक्षाओं के साथ खड़े हैं। पुलिस ने इस परिवार की कई शिकायतों के बावजूद किसी भी खालिस्तानी आतंकी की कोई गिरफ्तारी नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खालिस्तानी समर्थकों और आतंकियों की तरफ से कई महीनों से दी जा रही धमकियों के बावजूद स्थानीय पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाले इन खालिस्तानियों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी, इसकी भी कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। जस्टिन ट्रूडो साहब ने। लेकिन उसके बाद कुछ आहिस्ता आहिस्ता से उनके जो शोल्डर्स थे वो डाउन होना शुरू हुए। क्या वजह थी? यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फाइव आइज जो कहते हैं जिनको, उनकी वजह से, या फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था या है जिसकी वजह से उनको लगा कि यार ब्लंडर हो गया। वकार भाई, ये वही वाला हाल हो गया कि रात को 11-11:30 बजे आप मुझे कॉल कर रहे हैं कि बहुत अर्जेंट शो है, तो मैं भी नाइट शूट पे आपके साथ शो करने आया हूँ कि पता नहीं कौन सा धमाका होने वाला है। जबरदस्त। तो वही काम हुआ है ये टिड्डीवाल ट्रूडो के साथ भी। इसने सोचा कि भाई इंडिया से, देखिए पहली बात ये, भारत में आया G20 में, इन सबकी जो 20 कंट्रीज थे G20 के परमानेंट मेंबर्स, और जो 21वां है
अफ्रीकन यूनियन जो अभी जोड़ा जी। गया, प्लस जो बिल्कुल। हमने और कंट्रीज को बुलाया हुआ था यहाँ पे विजिट करने के लिए, दिखाने के लिए। बेसिकली भारत का मुद्दा था, हमने दिखाना था हमारी तरक्की कैसे हो रही है, हम कैसे डिजिटल में आगे जा रहे हैं, हमारी यहाँ पर कैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जो कि आगे कंपनीज को फायदा देगा, हम कौन सी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। हमने तो शोकेस किया है, दिस इज व्हाट भारत वाज बिफोर द इन्वेजन्स, और उसके बाद हम दोबारा से उसी लेवल पर पहुंचने वाले हैं। ये टिड्डी मल तो पागल हो गया, और इसने जाते ही वहां पर जाकर इसने बोल दिया, देखिए इन्होंने एक खालिस्तानी टेररिस्ट को मार दिया। ठीक है, मार दिया, लेकिन देखिए चक्कर क्या होता है, इसको था कि मैं इनके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, भारत वाले बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले हमारा यहाँ पर बोलने का रिवाज ही नहीं था। ये तो उन्होंने कभी अपने सपने में सोचा नहीं था कि भारत एक ऐसा रिएक्शन देगा भी। भाई उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि प्रूफ दिखा, अब प्रूफ उसके पास है नहीं। ऊपर से हमने वीजे कैंसिल कर, कैनेडियंस के वीजे, कभी ये अपने सपने में सोच नहीं सकते थे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री, कनाडा वाले सोचते हैं अपने आप को, एक बिल्कुल। डेवलपिंग कंट्री हमारे कंट्री का वीजा बंद कर दे। ऊपर से हम एफएटीएफ में चले गए सर। हमने वहां पे कंप्लेंट डाल दी है अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कि ये जैसे पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है वैसे ये कंट्रीज देते हैं, इनके ऊपर इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। तो ये तो कभी कनाडा वाले सोच नहीं सकते थे अपने सपने में भी कि मोदी सरकार ऐसा कोई स्टेप ले भी सकती है। अब जब उन्होंने देख लिया कि ये तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से यूनाइटेड नेशंस में जाकर जो स्पीच दी है जयशंकर जी ने, उसके बाद तो कोई चारा रहा ही नहीं उनके पास। दे हैव टू कम एट द बैक फुट। आप भी क्रिकेट के बहुत शौकीन आदमी हैं और आप कवरेज भी करते रहे हैं, तो मैं आपकी लैंग्वेज में बोलता हूँ कि ट्रूडो मल ये सोच रहा था कि मैं फ्रंट फुट पे खेलूंगा। उसने बॉलिंग कराई, पहले बॉलिंग कराने का टाइम था इसका, इसने बॉलिंग कराई। मोदी जी ने फ्रंट फुट के नहीं बढ़ के आगे फास्ट बॉलर को स्टेडियम से बाहर बॉल को फेंक दिया। मैं तो कहूंगा कि स्टेडियम से बाहर नहीं फेंका, दुनिया से बाहर ही फेंक दी बॉल। वो अब उसको बॉल मिल नहीं सकती। तो ये इशू है जो ट्रूडो माल ने कभी सोचा नहीं था, और इसलिए उसको बैकफुट पे आना पड़ रहा है। उसका जो डिफेंस का मिनिस्टर है, कोई यहाँ पर आया हुआ था भारत में, उसने भी बोला मैं टाइज को ठीक करने आया हूँ। जब वो यहाँ पर आया बात करने के लिए, तो भी हमने खरी खोटी सुनाई है उसको कि बंदे का पुत्र बन जा, वरना हम वही हाल करेंगे जो तेरे टिड्डी मल का किया हमने। और ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और संभल भी नहीं रही है। अब इनको माफी ही मांगनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। अच्छा, आपने एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, और एफएटीएफ वाली बात, क्योंकि पाकिस्तान काफी लंबे अरसे तक इसमें रहा ग्रे लिस्ट में, और फिर बड़ी कोशिशें करता रहा कि किसी तरीके से उस लिस्ट से निकल आए। फाइनली हम अभी कुछ अरसा पहले हम उसमें से निकले, तकरीबन साल हुआ है। लेकिन डू यू थिंक कि अमेरिका या यूके या फिर जहाँ जहाँ पे आपके मतलब खालिस्तान मूवमेंट के लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें शामिल है, और ये 5 आइज के मेंबर भी हैं, G7 का भी मेंबर है, G20 के भी मेंबर है, और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं हिंदुस्तान के साथ इसके, बल्कि मैं कहूँगा टाइज कहूँगा, रिश्ते नहीं कहने चाहिए, ऐसे टाइज हैं कि हर चीज में, क्वाड में और पता नहीं कहाँ कहाँ पर। तो फिर ऐसी एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ताल्लुकात तो अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के जो आज हैं शायद ही कभी रहे हो या किसी और के इतने क्लोज रिलेशन हो उनके साथ। वकार भाई, पहली बात यह है कि हमारा रिश्ता है या वो जरूरत की एक साझेदारी है। आप कुछ भी ले लीजिए। देखिए आज का जो दुनिया है ये फायदे की दुनिया है। आज उन्हें भारत से फायदा दिखता है फ्यूचर में, नॉट ओनली फॉर टुडे, कि अगले 10-20 साल के लिए भारत इनकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकता है। तो इसलिए ये सारी एसोसिएशन के अंदर वो भी हैं और हम भी हैं। हम कोई ये नहीं है कि सिर्फ जरूरत के लिए हैं, हमने अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई है पिछले 10 सालों में। नहीं तो इससे पहले हमें इन सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर क्यों नहीं रखा जाता था? क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। अब हमारी परफॉर्मेंस है, दुनिया देखती है कि दे मीन बिजनेस। सो व्हेन वी मीन बिजनेस दे आल्सो वांट टू मेक अस पार्ट ऑफ एवरीथिंग। एक तो ये चीज है। दूसरा, जो हमने अब इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि भाई एफएटीएफ में आपको डाल देंगे, अब इसकी ये जो मुद्दा है इसका रीजन क्या है? सी वी स्पीक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और आशा है एक तो मेरे को है ना, मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगले करीबन 15 से 20 साल और मोदी जी,
अमित शाह जी, फिर डॉक्टर एस जयशंकर जी और हमारे अजीत डोभाल जी। ये जो 4 हमारे चेहरे हैं ना बड़े, ये मैं चाहता हूँ अगले 20 साल तक रहे। और दोस्तों अगले 20 साल तक ये लोग रहे इंडिया में, मतलब उसी पदवी पे रहे, फिर इंडिया को मैं ऐसा बोल रहा हूँ अगले करीबन 100 to 200 साल तक इंडिया के सामने कोई आंख भी मतलब मिला नहीं सकता। इतना इंडिया ताकतवर हो जाए, सिर्फ 15 साल या 20 साल। मैं बोल रहा हूँ कि इसके अभी जो मोदी जी की जो दूसरी टर्म चल रही और 3-4 टर्म मोदी जी की जो पूरी टीम है वो टीम रहे, तो मैं बोलता हूँ कि इंडिया के सामने कोई किसी की बाप की ताकत नहीं कोई देख सकता है। लेकिन हालांकि मोदी जी की एज जो है वो 73 ईयर हो चुकी है, तो उस हिसाब से जो रूल्स है 75 ईयर का वो ब्रेकआउट हो जाए तो वो कोई बात नहीं, मोदी जी भले पीएम ना, लेकिन उसके बाद ये 4 शहर जो है ना वो कभी नहीं जाने चाहिए। फिर पीएम मेरे को लग रहा है या तो नितिन गडकरी जी आ सकते हैं, और जो दूसरे एलिजिबल पीएम मैं बोल सकता हूँ ये अमित शाह जी है मेरे हिसाब से। हाँ, योगी जी का नाम बड़ा है, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं योगी जी का थोड़ा माइनस पॉइंट लग रहे हैं। मैं योगी जी को उस हिसाब से नहीं नकार रहा हूँ जो आप सोच रहे हो। मतलब एज अ राजनीतिक तौर पे एज अ पीएम में नितिन गडकरी जाएंगे तो और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ जाएगा, और एज अ सिक्योरिटी की ओर से मतलब ताकतवर किसी को सिर्फ आंखें दिखाकर काम करवा सकते हैं तो अमित शाह जी है, और पूरा व्यू रचना कर सकते हैं तो हमारे अजीत डोभाल जी और हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी। तो इस हिसाब से अभी जो कनाडा की पतलून जो है वो पूरी तरह से ट्रूडो जी की गीली हो चुकी है। अब वो पतलून जो है वो सूखने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि मोदी जी दिन प्रतिदिन झटके दे रहे हैं और पतलून जो है वो गीली होती जा रही है। और उसका जो पूरा मंत्रिमंडल जो था ट्रूडो जी का, कहीं ना कहीं वो भी अब गिरने लगा है। पहले तो उसके जो पार्लियामेंट के जो सचिव थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, हालांकि रेजिग्नेशन देना था ट्रूडो जी ने, लेकिन उसमें भी राजनीति है ना भाई, कुछ भी होता है। तो पहले तो पार्लियामेंट सचिव ने वहां पे रेजिग्नेशन दिया, अब वहां की जो विरोध पक्ष पार्टी है वो जम के विरोध कर रही है, और वहां पे हमारे जो इंडियन लोग वहां पे रह रहे हैं और वहां के जो पीआर है कनाडा के, वो लोग भी अभी खुल के विरोध कर रहे हैं उनका, और साथ साथ खालिस्तानियों का। और करो खालिस्तानियों को सपोर्ट, और करो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं, ये लोग हर जो ट्रूडो जी की जो सरकार है ना, वो लोग जो भी आतंकी एक्टिविटीज करता है उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको वोट ही वही लोग देते हैं, क्योंकि उसको अब ये जेल में डालना स्टार्ट कर दिया तो उसको वोट कहाँ से मिलेगा? क्योंकि पीआर जितने उन लोगों को ट्रूडो ने पीआर कर दिया, मतलब पीआर दे दिया, तो अब वोट भी वो कर सकते हैं। तो ये जो आतंकी एक्टिविटीज लोग हैं वो उसको वोट देके मतलब सीटें लाके उसको पीएम की कुर्सी पर बिठा के रखते हैं। अब वो जो मतलब जो जैसे पाकिस्तान में इमरान खान ने थोड़ा बहुत ही कुर्सी उसकी हिली थी, ये सारे रूल्स लाने के लिए था, उसकी कुर्सी चली गई, तो वैसे वाला सीन है अब ट्रूडो जी का। तो खास करके तो अभी पाकिस्तान में तो धीरे धीरे करके टपक कर पड़ रहे हैं खपसा रहे, जितने भी आतंकी जो लिस्ट पूरे वर्ल्ड को दिया था भारत ने कि इतने हमारे दुश्मनी है इन लोगों के साथ, मतलब हमारे देश में कहीं ना कहीं टेररिस्ट वाला काम किया है, उन लोगों का जो लिस्ट था उनमें से करीबन अभी जो है 5 लोग, ये करीबन यही 15 दिन के अंदर 5 लोगों को आराम से टपका दिया है। उनमें से सबसे बड़ा नाम था हाफिज सईद। तो हाफिज सईद के जो बेटे थे, मैं नहीं कह रहा को भारत ने टपकाया, किसी ने भी टपका दिया, उसका भी बड़ा हाथ था। ये जो लास्ट में जो हमला हुआ था हमारा, जो एयर स्ट्राइक वगैरह किया था उस समय पे, और अभी भी जो हमला हुआ है उनमें उनका जो मास्टरमाइंड है उनको भी टपका दिया। तो अब ये जो है पाकिस्तान जो एक्टिविटीज कर रहा है, अभी कनाडा एक्टिविटी कर रहा है। कनाडा के वहां पे तो 3 देश के दुश्मन बैठे हैं, भारत, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो ये तीनों के जो दुश्मन है ना, वो कहीं ना कहीं अब उसकी बारी आने वाली है, क्योंकि थोड़ा बहुत पाकिस्तान का तो हो चुका है, पाकिस्तान में तो और सफाया करना बाकी है, लेकिन तो बहुत गंदगी भरी हाँ, है। क्योंकि अभी वहां पे टीटीपी एक्टिव हो चुका है, तो थोड़े समय तक शांत रहता है, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे हैं। लेकिन ये जो 3 और जो मैंने 2 देश के नाम लिए, श्रीलंका और बांग्लादेश, वो भी अब भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके भी लोग जो है
वहां पे जाके जो ये लोग कांड कर रहे हैं ना, ये खालिस्तानी वैसा ही काम कर रहे हैं। तो अब सबकी बारी है, थोड़ा टाइम और है। अभी मोदी जी का मतलब अब इंडिया में, भारत में भी अभी नेक्स्ट इलेक्शन आने वाला है, तब तक ये सफाया मेरे को लग रहा है हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आप राय आपकी जरूर से कमेंट में बताना। वीडियो में कुछ आपको ऐसा लगे चेंजेस करना चाहिए, या हमारी कोई बात आपको पसंद ना आई हो, या फिर हमारे जो मतलब वर्ड्स जो बोलते हो, कभी कभार ऐसा होता है कि हम हैं गुजराती, तो हमारा गुजराती भी लहका आ जाता है, तो वो भी समझ में ना आया तो प्लीज आप हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा, हम आपको उसका आंसर जरूर से देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, और यहाँ पे हमें हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए सब्सक्राइब करके। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, विदाई लेते हैं आपसे अभी फिलहाल, लेकिन नए वीडियो में आपके साथ हम जरूर से मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।